एग्जाम प्लस के लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग मौर्य वंश के ही शासक बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार हुए, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन होगा? तो बिंदुसार होगा, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे। इन्हें अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछ दे कि अमित्रघात किसे कहा गया है, तो अमित्रघात जो है सो बिंदुसार को कहा गया। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? अगर पूछ दे कि अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ शत्रु विनाशक होता है। यह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार पूछ देगा, पूछा जा सकता है प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन हुए? तो मौर्य वंश में बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में इनको वारिसार भी कहा गया है। स्ट्रोबो ने के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने, अब सीरिया के नरेश कौन होते हैं? एंटियोकस होते हैं। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। अब यहां से एक प्रश्न यह भी बनता है कि डायमेकस किनके दरबार में आए थे? तो डायमेकस जो है सब बिंदुसार के दरबार में आए थे। और इसके बारे में जानकारी कौन देते हैं? तो स्ट्रोबो देते हैं। कौन देते हैं? स्ट्रोबो देते हैं। और डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो जिन्होंने पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में लिखा और इंडिका की रचना की, वही मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में डायमेकस की पहचान की गई है। यहाँ जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। अब यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है कि सिंहसेन किन्हें कहा गया? तो बिंदुसार को कहा गया। किन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया? तो जैन ग्रंथों में कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। उस समय तक्षशिला में 2 बड़े विद्रोह हुए। किनके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में। और इसी विद्रोह में को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को सबसे पहले भेजा कि तक्षशिला में जो विद्रोह छिड़ा हुआ है उसको दबाने के लिए। फिर बाद में अशोक को भी भेजा गया वहां पर। तो दोनों भाई वहां गए रहते हैं। कहा? तो तक्षशिला में जो है सो इसको दबाने के लिए। अब क्या होगा कि एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 2 चीजों की मांग की थी। यहाँ 2 चीज एंटियोकस से 2 चीजें मांग। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा और सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी कि ये चाहिए। बौद्ध विद्वान तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता भी बताया। अब पूछ लेगा यहाँ से प्रश्न कि किस बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो ये कौन होंगे? बिंदुसार होंगे, जिन्होंने
इन्हें 16 राज्यों का विजेता बताया। तो इस तरीके से हमने बिंदुसार के बारे में जाना। अब अशोक के बारे में जानते हैं। अब इन्हीं का बेटा जो है सो अशोक होगा, जिन्हें इन्होंने तक्षशिला में भेजा था जो है सो विद्रोह को दबाने के लिए। तो अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है। बिंदुसार के बाद जो है सो मौर्य वंश पर अगर शासन किया तो किसने किया? अशोक ने किया। अशोक ये महान हुआ जिन्होंने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी प्रश्न बनेगा कि मगध की राजगद्दी पर अशोक कब बैठते हैं? तो अशोक 269 ईसा पूर्व में बैठते हैं। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है सो अवंती के राज्यपाल थे। अवंती 16 महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ाया था, उसी में एक महाजनपद कौन था? अवंती था, जहां के राज्यपाल हुआ करते थे अशोक। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक का अशोक नाम कहाँ मिलता है? तो अशोक का अशोक नाम मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अब अशोक को अशोक वर्धन कहाँ पे कहा गया है? तो पुराणों में जब हम पढ़ रहे थे क्या कहते हैं ऋग वैदिक काल, उसमें हमने पुराणों के बारे में चर्चा की थी। तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के, जब इनका अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में इन्होंने 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। अब ये जो 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कहाँ का आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी कोसली पर अधिकार कर लिया। यानी कि इन्होंने अपनी राजगद्दी संभालने के 8वें वर्ष बाद इन्होंने कलिंग पर शासन किया और कलिंग को जीत लिया। और उस समय कलिंग की राजधानी कोसली थी, पर अधिकार कर लिया। अब उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब पूछ दिया जाएगा कि अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? तो अशोक के बौद्ध गुरु जो है सो उपगुप्त थे। अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? तो उपगुप्त थे। अशोक के अभिलेख पढ़ने, अब अशोक ने अपने अभिलेखों को लिखवाया, कई अभिलेख लिखवाए। तो इसमें अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तो ये भी हमें ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमने मौर्य वंश से संबंधित जो भी जो है सो महत्वपूर्ण शासक हुए, कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में हमने जानकारी ली है। अब अगली कक्षा में हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश का मौर्य प्रशासन किस तरीके से चलता था, कौन व्यक्ति किस पद पे होता था, वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा था, कर कैसे लिए जाते थे। ये इनके बारे में हम जानकारी अगली कक्षा में लेंगे। धन्यवाद।